अगर मैं एक्सेल अभी ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं एआई के अंदर, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ, डेफिनेटली सीखना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवाल। आप डेली बेसिस पे बहुत सारे शॉर्ट्स बनाते हैं, तानू मैम, हाँ जी। डेट फॉर्मेट सिखा दीजिए। क्रिएटिव शॉर्ट्स बनाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इतनी क्रिएटिविटी आप लाते कहाँ से, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? अच्छा, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, बीइंग एन डाटा एनालिस्ट, ऐसी कौन सी वो स्किल है जो मुझे आनी ही आनी चाहिए? देखिए, अगर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पूरा प्रोसीजर लगता है तो उसमें बेस आपका एक्सेल ही रहने वाला है। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने जो ऑब्जर्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया था, तो उन स्टूडेंट्स में से आपने जो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो आपने क्या ऑब्जर्व किया? वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा लेते हैं, किसी ने पर्टिकुलर फॉर्मूला समझा दिया कि इसमें ये लगेगा, उसमें वो लगेगा, और उन्होंने उस पर अप्लाई कर दिया। तो बेसिक ये है कि उन्होंने लॉजिक नहीं समझे। ओके, नाउ लेट्स डू अ फन एक्टिविटी। एक्सेल में कोई ऐसा फीचर जिसमें आप स्ट्रगल करते हो? नथिंग इन रॉन्ग। एक बार तो हा वाला और एक ना ऑफ कोर्स सैटरडे पार्टीज। जब कोई स्टूडेंट आपको लाइव क्लास में ये कहे कि ये तो बहुत मुश्किल है, यो भाई, अच्छा लगता है मुझे इसमें। Hey everyone, welcome back to Accounts Expert and today we have with us Miss Tanu Singhal और आज इनसे बातें करने वाले हैं। बहुत ही फन एंड लविंग ये पूरा कॉन्वर्सेशन रहने वाला है। बहुत कुछ इसमें एंटरटेनिंग के साथ साथ नॉलेजेबल भी रहेगा। आप सीखेंगे कि आप कैसे एक डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं, कैसे आप एक्सेल को बहुत ईजी तरीके से सीख सकते हैं और क्या सही तरीका होता है डाटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन, यू आर मोस्ट वेलकम एन अकाउंट्स एक्सपर्ट। एंड व्हाट इज़ योर जर्नी, लाइक आपकी एक्सेल की अभी तक की जर्नी कैसी रही है, आपके करियर की जर्नी कैसी रही है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने वेलकम किया। एंड द सेकेंड थिंग, अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 2016 में एक्सेल को सीखने के साथ, वो भी ICI इंस्टीट्यूट के साथ। मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया था। एंड जब भी कोई जर्नी शुरू होती है ना, स्पेशली एक्सेल की, तो सब लोग MS ऑफिस से शुरू करते हैं। तो मेरा भी वैसा था, MS ऑफिस प्लस टेली वो सीख रही थी मैं। तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली मुझे बाकी के सॉफ्टवेयर से ज़्यादा एक्सेल में इंटरेस्ट आता था, तो मैंने वहाँ से किया। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था कि हाँ इसी को ही परस्यू करना है या इसी को ही आगे करना है। बट मेरे काम में सबसे ज़्यादा यूज़ भी वही होता था, इंटरेस्ट भी वही आता था। और लाइक फ्रॉम अ बनिया फैमिली, हमेशा से बचपन में से ये देखा है कि सब हिसाब किताब काइंड ऑफ चीज़ें करते हैं ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे बड़ी डिजिटली ईजिली हो जाती हैं। तो वो वाला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट था उसमें। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई एंड वो धीरे धीरे बढ़ी। 2023 में एक बिज़नेस को भी हैंडल किया और उसके हैंडल करने में एक्सेल का बहुत बड़ा रोल था। मतलब इनिशियल लेवल पे वो बहुत ही लोअर स्टेज पे था। इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाई, बहुत सारी चीज़ें करी और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे। तो उसके बाद फिर ऐसा था कि हाँ इसको सीखना है, बहुत अच्छे से सीखना है और बहुत अच्छे से चीज़ें करनी है। बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। एंड फिर जैसे आपने बिजनेस के बारे में बताया, तो जब आप वो बिजनेस कर रहे थे, वहाँ पे जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे थे, तो एक्सेल में काम करते हुए आपको क्या क्या चैलेंजेस आए वहाँ पे? इनिशियल लेवल पे पता है क्या, जब हम सीखते हैं ना तो हम फीचर वाइज फीचर सीखते हैं एंड फॉर्मूलाज को इस तरीके से कर लेते हैं, पर्टिकुलर डेटा पे कर लिया। बट जब रियल काइंड ऑफ डेटा आता है ना, तब आपको फिर से दोबारा से वो जर्नी पूरी जीनी पड़ती है कि अब ये सोचना पड़ता है कि अब यहाँ क्या लगाएं, कैसे आंसर लाएं। वहाँ तो एक पढ़ लिया कि ऐसे करने से ये फॉर्मूला लगेगा, सम इफ लगेगा या कुछ भी लगेगा। बट यहाँ आके मैंने रियल लाइफ में जब वो प्रॉब्लम्स देखी, फिर सोचा कि यहाँ पे क्या लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि नहीं इससे तो मैं कोई डिसीजन नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो वो डिसीजन निकालने के लिए एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट बननी चाहिए, तो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिली मुझे। अच्छा, तो मुझे आप एक चीज़ बताइए, बीइंग एन डाटा एनालिस्ट, ऐसी कौन सी वो स्किल है जो मुझे आनी ही आनी चाहिए? देखिए, अगर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए पूरा प्रोसीजर लगता है, चाहे मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, चाहे मैं स्किल्स की बात करूं, अगर सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करें तो उसमें बेस आपका एक्सेल ही रहने वाला है। अगर किसी को एक्सेल नहीं आता ना, एक्सेल से डेटा की जर्नी शुरू होती है। जैसा कि नाम है डेटा एनालिस्ट, तो डेटा को एनालाइज करने के लिए डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड जो डेटा को समझना शुरू होगा ना, वो एक्सेल से शुरू होगा। तो एक्सेल आना इज़ मैंडेटरी। और सिर्फ आना नहीं,
उसका लॉजिक समझ आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर इसी चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप इसे एक पाथ की तरह डिज़ाइन करेंगे तो बीइंग एन डेटा एनालिस्ट कौन कौन से सॉफ्टवेयर आने ज़रूरी हैं? उनको ऐसे कंस्ट्रक्टिव वे में रखें कि हाँ, पहले आपको यहाँ से शुरू करना है, फिर आपको ये सीखना है, ये सीखना है, तो कैसे करेंगे आप उसे? तो ऐसे केस में मैं ये कह सकती हूँ पहले आप एक्सेल सीखो। एक्सेल में भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेसिक एक्सेल सीख के छोड़ दिया, पूरा एडवांस एक्सेल सीखो। सारी रिपोर्ट्स बनाना, केपीआईज बनाना, डैशबोर्ड्स बनाना आपको एक्सेल में आना चाहिए। अगर आपने एक्सेल के अंदर डैशबोर्ड्स बना लिए तो आपको उसके एलिमेंट समझ आ जाते हैं। और ऐसे केस में जब आप पावर बीआई पे शिफ्ट करते हो, जो पावर बीआई पूरा विजुअलाइजेशन के लिए है, तो उस केस में आपका पावर बीआई सीखना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ जो एक्सेल के अंदर हम सीखते हैं ना, वो पावर बीआई का बैकएंड है, तो पावर बीआई वहाँ से सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले एक्सेल सीखो, देन पावर बीआई सीखो, एंड देन आप एसक्यूएल पे जा सकते हो। एसक्यूएल पे जो क्वेरीज लिखी जाती हैं वो क्वेरीज सिमिलर टू द पावर बीआई होती है, और इन सभी में जो लॉजिक यूज़ होता है, सभी के फॉर्मूलाज में लगा लो, मैं क्वेरीज में लगा लो, सभी में जो लॉजिक यूज़ होता है वो एक्सेल का लॉजिक यूज़ होता है। तो वहाँ पे फॉर्मूलाज की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव वे में आपका ये तीनों चलेगा। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनको जब वो एक्सेल पढ़ते हैं तो फॉर्मूला लगाना, डैशबोर्ड बनाना उनको ना बड़ा बोरिंग लगता है वो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट या मेथड आप प्रीफर करेंगे, सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को, सो दैट कि उनको एक्सेल इंटरेस्टिंग लगने लगे? ये ना मैं अपनी वीडियोस में भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आप ना मेरी भी मत सुनो, आप किसी की भी मत सुनो। किसकी सुननी है? सिर्फ फॉर्मूलाज की सुननी है। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना तो उसमें सिंटेक्स होता है। तो अगर आप किसी ट्यूटर की सुनते हो कि भाई इस काम को ना ऐसे ही करना है, उस काम को वैसे ही करना है, तो आप उसको एक तरीके से कह सकते हो आप रट्टा लगा रहे हो, आप बस उसको याद कर रहे हो। तो वो मत करो, आप सिंटेक्स समझो, उसका लॉजिक समझो कि वो चीज़ क्यों लग रही है, कोई पर्टिकुलर चीज़। फिर ना आपके लिए एक पजल, जैसे कोई पजल सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि मेरे पास सिंटेक्स आया, एक नया फॉर्मूला आया, सिंटेक्स आ गया। अब इस सिंटेक्स को सोचकर समझकर मुझे नया फॉर्मूला जनरेट करना है या मुझे कुछ काम करना है, तो वो पजल सॉल्विंग जैसा फील होएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि वो उतना बोरिंग लगेगा। ओके। अच्छा, इसी में मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कुछ स्टूडेंट का रहता है कि एक्सेल इज़ जस्ट अबाउट अ फार्मूला सॉफ्टवेयर, तो बीइंग एन डेटा एनालिस्ट आप उसको कितना पावरफुल टूल मानते हैं इस जर्नी के अंदर, या जस्ट ये एक फार्मूला सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये नहीं कह सकते जस्ट फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला को अपने आप में जस्ट कहा ही नहीं जा सकता। फॉर्मूला अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि कैसे वो एक बेस बनाता है बाकी चीज़ों को सीखने के लिए। अगर आप भी कोई पर्सन ABC नहीं सीखेगा तो सेंटेंस कैसे बनाएगा, वो वाली चीज़ हो गई है। और कह देंगे कि ABC का तो क्या ही रोल है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज आपको सपोर्ट करते हैं मेजर काम करने के लिए, लेकिन आपको फीचर्स के भी उतना ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सिर्फ फॉर्मूला से सारे काम नहीं कर पाओगे। आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हो फॉर श्योर, कैलकुलेशन, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन करना पर्पज़ नहीं होता ना, उस चीज़ को प्रेजेंट करना भी पर्पज़ होता है। उस चीज़ को जब तक रिकॉर्ड नहीं करोगे तब तक कैलकुलेशन करोगे किस पे? तो डेटा को रिकॉर्ड करना है, प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए फीचर्स इस्तेमाल होंगे। तो जस्ट नॉट लाइक ऐसा नहीं कह सकते कि फॉर्मूला ही है, बहुत कुछ है। ओके, सबसे कॉमन questions which Okay. asked by the professionals or our audience, हाँ, कि एक्सेल क्या सिर्फ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, फाइनेंस के स्टूडेंट को सीखना चाहिए, या फिर एक्सेल सबके लिए है? पहली चीज़ एक्सेल सबके लिए है। मैं Okay. हमेशा बोलती हूँ How? सबके लिए। देखिए, एक्सेल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। व्हाट इज़ डेटा? इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, वो डेटा के फॉर्मेट में होता है। तो इन्फॉर्मेशन तो कुछ भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता कि कॉमर्स वाले हैं तो ही मैथ पढ़ेंगे है ना? तो बिल्कुल वैसे ही इन्फॉर्मेशन तो हर फील्ड में है, हर सेक्टर में है। आप किसी भी सेक्टर में देखोगे कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन उनको रिकॉर्ड करना है ना, तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड आप डेटा के फॉर्मेट में करते हो, और जो चीज़ डेटा है वो एक्सेल में काम की जा रही है। तो एक तो पहली चीज़ ये सभी सेक्टर्स में काम आता है। दूसरी चीज़, ये अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि अकाउंटिंग आना चाहिए, अकाउंटिंग आना चाहिए। व्हाट इज़ अकाउंटिंग अगर पूछा जाए तो अकाउंटिंग का मतलब वही है ना कि रिकॉर्ड करना, समराइज़ करना, उसे समझना, है ना? अगर आप उसको तोड़ के समझेंगे, पूरा डेफिनेशन समझेंगे, तो हम यही तो कर रहे हैं। हमने डेटा को रिकॉर्ड किया, फिर उसमें फॉर्मूलाज लगा के हमने कैलकुलेशन की, फिर हमने उससे इंसाइट निकालने के लिए हमने रिपोर्ट्स बनाई, तो हमने अकाउंटिंग ही की है। तो अकाउंटिंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द कॉमर्स।
कोई उस फील्ड से एसोसिएटेड नहीं होती। अकाउंटिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, जो भी पर्सन रिकॉर्ड करता है, हाँ, जो हर रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, रिपोर्ट बनाता है, इनसाइट निकालता है। तो एक्सेल में आपको ऑलरेडी आती है, आपको पता नहीं है कि आपको अकाउंटिंग आती है। बस बात बेसिकली ये है। आपके कहने का मतलब ये कि बेसिक जो फाउंडेशन है वो हर बिजनेस के लिए एक्सेल इज मैंडेटरी। हाँ। आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, अगर वहाँ डाटा इन्वॉल्व है तो यू हैव टू वर्क ऑन हाँ, एक्सेल। किसी भी चीज में जो इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, डेटा इन्वॉल्व है, आप कर सकते हैं। ओके। यस। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवाल। आप डेली बेसिस पर बहुत सारे शॉर्ट्स बनाते हैं, है ना, क्रिएटिव शॉर्ट्स बनाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इतनी क्रिएटिविटी आप लाते कहाँ से, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं? लाते कहाँ से? भाई ऐसे ही होता है भाई। क्रिएटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नेचर कि वो हमेशा से ही ऐसे रहा है कि जॉली एलएलबी टाइप। जॉली, हाँ, एलएलबी तो नहीं बट हाँ जॉली वाला रहा है। तो वो मेरी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। एंड द सेकंड थिंग, मेरी एनर्जी कभी भी कांस्टेंट तो रहती नहीं है, कभी एकदम फ्लक्चुएशन चलता रहता है उसमें, कि कभी बहुत ही हाई एनर्जी में, कभी लो एनर्जी में, कभी सैड हूँ, कभी हैप्पी हूँ, सारे इमोशंस हमने मतलब एक्सप्लोर कर लेती हूँ मैं। तो वही इमोशंस उसमें दिखता है, तो लगता है कि क्रिएटिविटी है। एंड द सेकंड थिंग कि हाँ बस गॉड्स टैलेंट। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है क्रिएटिविटी में, मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं ना ऐसे कहीं से आइडियाज ऐसे सोचती भी नहीं हूँ, ऐसे खुद से जो मन में आता है ना, उस टाइम पे जो इंस्टेंट आता है ना, वो करती हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कैमरा इतना पसंद है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैं अभी भी बैठ के कुछ ऐसे सोचूँ ना कि मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो उतना अच्छे से नहीं हो पाता, ये सच है, ठीक है। जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, तो अपने आप चीज़ें, मुझे आइडियाज़ आने लग जाते हैं, उसके सामने होते ही ऐसा लगता है ओके फाइन, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। तो उस तरीके से चलता है, तो कुछ ऐसे प्री डिफाइंड नहीं होता। ओके, ये तो मतलब आपका हिडन टैलेंट हो गया कि कैमरा ऑन हुआ और आप आप जस्ट स्टार्टेड। बट ऑन अ ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन अ सीरियस नोट, आप जितना क्रिएटिव काम करते हैं, अगर कोई आपसे इंस्पिरेशन लेकर के वो करना चाहे, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि आप इन तरीकों से ज़्यादा क्रिएटिव होकर के चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन, रिकॉर्ड और मैनेज कर सकते हो? ओके, इसमें मैं ये चीज़ कहूँगी कि है ना, बहुत टाइम ना सभी पर्सन्स क्या करते हैं, सारी टेक्निकल चीज़ों में चले जाते हैं कि ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो पहले ना खुद को रिलैक्स करो कि खुद कंफर्टेबल हो जाओ। बाकी चीज़, टेक्निकल चीज़ें क्या है ना, या तो गलत है या सही है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। क्रिएटिव चीज़ ऐसी होती है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो इसीलिए अगर आप रिलैक्स हो, आप कंफर्टेबल हो, आप डिलीवर करने के स्टेट में हो, तो टेक्निकल चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। तो उसका एकदम से ऐसे प्रेशर नहीं लेना, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसको ठीक किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, R&D बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम लोग कोई भी कंटेंट की बात करते हैं, तो अभी जैसे मैंने बोला कि मुझे वो कैमरा शुरुआत मैंने वो कर दिया, वो होता है जो भी हम हुक बनाएंगे या जैसे हम उसको डिलीवर करेंगे, उसमें हम लोग ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट तो उतना ही रहेगा ना। समझाने वाला पार्ट तो मुझे उतना ही स्ट्रांगली पता भी होना चाहिए, एंड फिर मैं डिलीवर कर पाऊंगी। एंड द थर्ड थिंग कि जब हम जो चीज़ नहीं होते हैं और वो हम डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड लगता है, ऐसा लगता है बनावटी है, और उसमें हम ही अनकंफर्टेबल हैं। तो हम दूसरे को कैसे कंफर्टेबल जोन में ले जाएंगे, कैसे उसको ये दिखा पाएंगे कि ये तो बड़ी ईज़ के साथ हो गया। तो इसीलिए हमें हमेशा वहाँ से शुरू करना चाहिए जहाँ हम कंफर्टेबल हैं, वहाँ वो कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ नई सीख कर आगे बढ़ना है, तो आप शायद खुद को उस अनकंफर्टेबल जोन में डालो, सीखो एंड देन जाओ। तो ये वाली चीज़ है, पहले खुद को कंफर्टेबल करो। ओके, व्हेन इट कम्स टू द ट्यूटोरियल्स, तो आपने 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। तो व्हाट इज़ द क्रिएटिव लिबर्टी और व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन दैट बिहाइंड्स ऑल दोज वीडियोस? इंस्पिरेशन एंड लिबर्टी का बोलूँ तो ये था कि कह कुछ दो कि आपने ज़बरदस्ती बनवाया। ये सच है, ये सच है। नहीं, मुझे डिलीवर करना था वो कुछ अच्छा सा, कुछ ऐसे कॉन्क्रीट करना था कि भाई हाँ, जिससे इम्पैक्ट आए। ये सब झूठ है, मुझे करना था, ये सब झूठ है।
अगर ऐसा होता तो उस वीडियो को जाके देखो, उसमें मैं रात के, उसमें ना वो स्क्रीन में ना लैपटॉप में टाइमिंग आती है, उसमें दिखाई देगा मैं रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे बैठ कर उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं नींदों में हूँ, समझ नहीं आ रहा, बस मेरे हाथ चल रहे हैं वहाँ पे और मैं बोले जा रही हूँ। तो वैसा था नहीं, बट मुझे डिलीवर करना था वो बहुत अच्छे से, एंड इसीलिए वो इतना ज़्यादा मतलब डीपली उसमें मैंने पढ़ाया है, सारी चीज़ों को इतना डिटेल में समझाया है। तो वो था कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें सबको ऐसे पता तो लगे कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, सारी चीज़ें। एंड हाँ, अगर आपने मैडम के वो लॉन्ग ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो 2 बड़े डिटेल्ड ट्यूटोरियल हैं। 3 बड़े डिटेल ट्यूटोरियल्स हैं। सिंपली आप एक्सेल डिटेल ट्यूटोरियल बाय अकाउंट्स एक्सपर्ट करके सर्च कर सकते हो, और वो लगभग 9 से 10 घंटे के ट्यूटोरियल्स हैं, उनको जाके ज़रूर देखें, बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको एक्सेल में इंटरेस्ट नहीं आता है तो फॉर श्योर आप उन ट्यूटोरियल्स को देख के बहुत अच्छे से अपना इंटरेस्ट बना पाएंगे, बहुत कुछ जान जाएंगे। और बाकी मैडम के साथ सीखना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस तो आपको पता ही है, ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से एक प्रोफेशनल के साथ कैसे प्रोफेशनल जर्नी शुरू करते हैं वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग दैट पीरियड आपने जो ऑब्जर्व किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया है अब तक, तो उन स्टूडेंट्स में से आपने जो कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उन्हें सीखने में प्रॉब्लम आती है, तो वो आपने क्या ऑब्जर्व किया? पहले मैं ना इस चीज़ में एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि मैंने ना मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब जिनको पढ़ाया ना, उसमें अधिकतर से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले कहीं ना कहीं किया था, पहले से उनको थोड़ा बहुत आता था या कहीं से किया हुआ था और फिर दोबारा वो सीख रहे थे। ठीक है, तो वो वाली वहाँ से मुझे ज़्यादा पता लगा कि क्या वो मिस्टेक करते हैं और क्यों अब उन्हें बेहतर लग रहा है। सीधी सी बात ये है कि जहाँ पे भी वो पढ़ते हैं या जैसे भी वो पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डेटा लेते हैं, किसी ने पर्टिकुलर फॉर्मूला समझा दिया कि इसमें ये लगेगा उसमें वो लगेगा, और उन्होंने उस पर अप्लाई कर दिया। अब सेम तरीके का, अब प्रैक्टिस के नाम पे भी ना सेम तरीके का डेटा लेते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, अब रियल लाइफ में आपके पास सेम डेटा नहीं आता है, वहाँ पे अलग अलग सिचुएशन आ सकती है, अलग अलग तरीके का डेटा आ सकता है। मैं वीलुकअप की बात करूँ तो उसमें लगाने का तरीका सेम है, लेकिन डेटा जैसे ही अलग आएगा आपको सोचने का तरीका ही बदल जाएगा आपका, वेरिएशन रहता है। हाँ, तो बेसिक ये है कि उन्होंने लॉजिक नहीं समझे, सिंटेक्स नहीं समझे, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी कि अगर कोई पर्सन सिंटेक्स समझ लेगा तो वो कुछ भी लगा सकता है, तो वो समझे हुए नहीं होते हैं और फिर आप चाहे कितने भी फॉर्मूलाज लगा लो, गलतियां आप करोगे फिर। तो वो वाली चीज़ है, लॉजिक मिसिंग रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो लॉजिक के साथ पढ़ी है ऐसा? यस यस। ठीक है, तो कुछ चीज़ें क्रिटिसिज्म से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एप्रिसिएशन को और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज बीइंग एन कंटेंट क्रिएटर दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं कि कभी तो आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, कभी आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। सो हाउ डू यू हैंडल? ओके, पॉजिटिव बात पहले करनी चाहिए, है हाँ ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एप्रिसिएशन की बात करूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये सोच के अच्छा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो वो किसी को कितना हेल्प कर रहा है। अभी किसी ने जब ऐसे बताते हैं कि हमारा ये काम हो गया है, हमने ये काम इजीली कर लिया है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। और कॉम्प्लीमेंट्स किसको नहीं पसंद? आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो वो कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो फिर वो डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। एंड द सेकेंड थिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म, तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर फार्मूला को लेकर है, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर है, तो डेफिनेटली फिर मैं उस पर काम करती हूँ कि भाई अगर ये चीज़ हुई है, अगर किसी पर्सन ने बोला है, तो देखो किसी ने अपना वक्त निकाल के वो चीज़ लिखी है, उसने अपना वक्त ही दिया ना, और वक्त कितना कीमती है, तो वो उस तरीके से है कि हाँ ठीक है, उस पर हमें काम करना है। लेकिन किसी ने देखो सच बोलना है ना, तो किसी ने अगर बेकार वाली लैंग्वेज यूज़ की है, बिल्कुल अच्छे से नहीं बोला है, तो ठीक है, फिर अभी क्या कर सकते हैं। जहाँ इतना पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव साइड को ज़्यादा देखूंगी ना कि अभी 100 लोगों ने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्स तो वैसे खुश कर रहे हैं। सो वो वैसा है कि अगर कोई अच्छे से बात करके अच्छे से क्रिटिसाइज़ भी वो उस वे में कर रहा है, तो उस चीज़ को समझा जाता है, उस पर काम किया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ बिल्कुल भी ना हो और वो चीज़ सुधारी जाए। ठीक है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह पे। लेकिन अगर चीज़ें बाकी सब अच्छे ही हैं, अच्छा ही बोलते हैं। नहीं बिल्कुल सही है। इसमें एक पॉइंट मैं भी अपनी तरफ से ऐड करूँगा कि जब आप किसी भी चीज़ को बिल्ड करने के प्रोसेस में होते हो तो क्रिटिसिज्म
अगर आपको आपकी खामियों को हाईलाइट करता है और आप सच में उस पर काम करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही होता है आपके काम के लिए। तो अच्छा है, आपको दोनों को हैंडल करना आना चाहिए, क्रिटिसिज्म को भी एज वेल। एप्रिसिएशन में आप बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि बस हम ही हैं, और क्रिटिसिज्म में ऐसा ना लगे कि हम हैं ही नहीं। इन दोनों के बीच के रास्ते पे हमेशा चलना होता है। वो बैलेंस, तो वो बैलेंस बना रहे तो हम कोई भी चीज़ अच्छी कर सकते हैं, जैसे हम ऑलरेडी अकाउंट्स एक्सपर्ट में कर रहे हैं। यस, ये तो ये बताएंगे। हाँ, वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्रिटिसिज्म और पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि एक्सेल अगर आपने सीख लिया तो उससे कौन सी जॉब लगने वाली है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? हाँ, तो बात तो सही है, एक्सेल से कोई डायरेक्टली जॉब लगती भी नहीं है। बस बात ये है, देखिए एक्सेल अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। जब भी आप कोई जॉब करने के लिए जाते हो तो वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होती है जिसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। अब आप ये समझेंगे कि मुझे कहाँ कैसे यूज़ करना है, अब मेरी बात पे तो शायद बिलीव करें ना करें, इसलिए आपको एक रामबाण इलाज दे दिया जाता है कि जितनी भी प्रोफाइल्स आप खुद के लिए देखते हो, जैसे कि आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हो, चाहे आप नौकरी पे जाओ, चाहे आप इंडीड पे जाओ, चाहे लिंक्डइन पे जाओ, तो उनका पूरा का पूरा पेज होता है जहाँ पे वो पूरा लिख कर देते हैं कि उन्हें क्या स्किल्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, अगर आपको वो जॉब लग जाती है तो आप उसमें क्या काम करने वाले हो। तो जब आप स्किल सेक्शन देखोगे ना तो उसके अंदर MS ऑफिस एंड पर्टिकुलरली MS एक्सेल और कहीं कहीं तो पर्टिकुलरली उन फॉर्मूलाज का भी जिक्र होता है। तो एक्सेल वो सॉफ्टवेयर है जो हर किसी की नीड है, जो जहाँ पर मतलब हर एक डेजिग्नेशन में उसकी नीड रहेगा, क्योंकि आपको हर जगह अपना खुद का परफॉर्मेंस तो ट्रैक करना ही होगा, रिकॉर्ड तो करना ही होगा। तो एक्सेल उसका नीड है, उसके अंदर आता है। एक्सेल अपने आप में कोई डेजिग्नेशन नहीं होता कि भाई एक्सेल सीखा और एक्सेल की कोई जॉब लगेगी, नहीं, एक्सेल किसी जॉब में इस्तेमाल होने वाला है। ओके, अगर इसी को हम इस प्रोसेस में देखें कि हमें इसको हायरार्की बिल्ड करनी है कि एक्सेल के बाद नेक्स्ट क्या, फिर उसके बाद क्या, और कोई बीइंग एन डाटा एनालिस्ट बहुत सीरियस अपने करियर और उसे परस्यू करने के लिए, तो आप कौन सी वो सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर सजेस्ट करोगे जो मुझे आने ही आने चाहिए? सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैं इसमें जर्नी भी बताना चाहूँगी कि ऐसे डायरेक्टली अगर आप जैसे अभी इनिशियल लेवल पे हो तो डायरेक्टली आप डेटा एनालिस्ट के लिए नहीं जा पा रहे हो, तो मैं वो सीरीज़ भी इसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगी। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो और एक्सेल सीख कर ही आप सिर्फ करना चाहते हो कोई जॉब, तो यू कैन गो फॉर MIS बेसिकली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे काम करता है। वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसने रिकॉर्ड किया, फिर उसे पूरा समराइज किया, एक रिपोर्ट बना के दी, देन आगे वो ट्रांसफ़र करता है डेटा एनालिस्ट को, और उसके बाद वो डेटा एनालिस्ट उसके ऊपर काम करता है। जो भी वो काम करता है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाता है बिजनेस एनालिस्ट को, ताकि वो की डिसीजंस ले सके। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ एक्सेल की बात करूँगी तो यू कैन गो फॉर MIS, और उसमें ग्रोथ के लेवल की मैं बात करूँगी तो सीनियर MIS की तरफ आप जा सकते हो। बट अगर मैं कहती हूँ कि आपको डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना है तो यू हैव टू ऐड मोर सॉफ्टवेयर्स लाइक पावर BI, SQL, ये मैंडेटरी है। आप किसी भी, जैसे मैंने अभी मेंशन किया ना कि आप प्रोफाइल्स चेक कर सकते हो, तो वहाँ पे आप क्या काम करो, लाइक 5 to 10 प्रोफाइल्स देखोगे ना तो वहाँ शॉर्टलिस्ट कर पाओगे कि मुझे ये सॉफ्टवेयर करने हैं, तो उसमें ये मैंडेटरी सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। एंड इसके आगे अगर आपको जाना है तो फिर लैंग्वेजेस और ऐड हो जाती है, लेकिन हम डेटा एनालिस्ट तक की बात कर रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ एक्सेल सीखकर आप MIS के लिए जा सकते हैं। एंड एक्सेल के साथ जब आप पावर BI, एक्सेल में एडवांस एक्सेल भी आ जाता है, इसमें एडवांस एक्सेल प्लस में पावर BI एंड SQL करते हैं, तो यू कैन डायरेक्टली एंटर टू द डेटा एनालिस्ट फील्ड। ओके, दैट्स ग्रेट। एक सवाल फ्रीलांसिंग से जुड़ा हुआ बहुत आता है कि जो स्टूडेंट एक्सेल सीख गए हैं, बहुत अच्छे से एक्सेल पे काम करना जान गए हैं, उनको अगर फ्रीलांसिंग करनी हो तो उसके लिए आप क्या पाथ सजेस्ट करेंगे उन्हें? देखिए, जर्नली लोग ना जो फॉलो करते हैं वो फाइवर, अपवर्क, इस तरीके से वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, एंड देन फिर उनका मेन क्वेश्चन यही रहता है कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं। तो बेसिक बात है, एक तो वहाँ पे कंपटीशन इतना है, दूसरा कि आप जब तक अपना काम शोकेस नहीं करोगे तब तक कोई भी पर्सन आएगा नहीं। जैसे एक नॉर्मल शॉप पे होता है, जब तक आप कोई वैरायटी नहीं दिखाओगे तो कोई पर्सन कैसे लेके जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको अपने काम को शोकेस करने पड़ेगा और उसके लिए आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़ेगा। एंड मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि सोशल मीडिया के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो अगर आप अपने काम को क्रिएटिवली शोकेस करते हो और थ्रू सोशल मीडिया करते हो तो आपके पास क्लाइंट्स आने के ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, और जितने क्लाइंट्स आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो बनेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा तो फाइवर अपवर्क भी वहाँ पे डेफिनेटली काम करने लगेगा। तो वहाँ पे वो काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया है। अभी वही वाली बात है, स्टार्ट वही है ना, बैक टू द स्क्वायर वन आ गया कि अरे काम ही तो चाहिए तभी तो बेसिक बात ये कि इनिशियल लेवल पे आपको लोकल में ढूंढना चाहिए, अपने आसपास वालों से बात करनी चाहिए कि देखो मुझे ये काम आता है कि मैं आपका ये काम कर दूं। वहाँ पे आपका पर्पस पैसों से ज़्यादा पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे अगर हम रखेंगे ना, तो पोर्टफोलियो एक बार बन गया तो हम बाहर से भी काम ले पाएंगे। अगर हम सोचें कि डायरेक्टली हमें बाहर से काम मिल जाएगा, तो जब हम अपने वालों को अप्रोच नहीं कर रहे, वो हमें काम नहीं दे रहे, तो बाहर वाला क्यों ट्रस्ट करेगा? तो दूसरों से ट्रस्ट तब आएगा जब काम शोकेस होगा, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे फाइवर हो, चाहे कोई और वेबसाइट हो, चाहे हम अपने सोशल मीडिया पे करें। तो इसीलिए हमें सबसे पहले पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करो, और वो होगा कैसे कि आप ओके, कंक्लूजन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि पहले आपको पूरा फोकस करना है अपना पोर्टफोलियो बनाने पे। एक बार जब आपका पोर्टफोलियो बन जाए उसके बाद आप अपनी नेटवर्किंग बनाइए, आइदर उसके लिए चाहे आपको फ्री में काम करना पड़े आप कीजिए। जैसे ही आपकी नेटवर्किंग बन जाएगी उसके बाद आपके पास काम आने का रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जब वो रोटेशन को आप अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे तो फीडबैक के बेसिस पे आप उसे कितने भी बड़े लेवल पे स्केल कर सकते हैं। सो ये एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन पाएंगे। अगर मैं एक्सेल अभी ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं एआई के अंदर, जो नए नए टूल्स आ रहे हैं, अट्रैक्टिव टूल्स आ रहे हैं जो घंटे के काम को मिनटों के अंदर कर देते हैं, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि बीइंग एन एक्सेल यूजर मुझे एआई के नए नए टूल्स पे शिफ्ट होना चाहिए, सीखना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली सीखना चाहिए। एंड इंटीग्रेशन आने के बाद तो हमें प्रॉम्प्टिंग में भी बहुत आसानी हो गई है। जैसे अगर मैं कोपायलट की बात करूँ, तो कोपायलट एक्सेल में इंटीग्रेटेड है। तो वो कैसे, अगर मैं बात करूँ ना कि कैसे दूसरे एआई टूल से अलग है, तो उसमें हमें कोई भी प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी पड़ती, वो हमारे डेटा को ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच जाता है, इवन प्रॉम्प्टिंग देने का भी टाइम बच जाता है। तो एआई हमें क्या करता है, फास्ट पेस कर देता है, हमारे काम को बहुत जल्दी कर देता है। एंड इसमें एक मिथ मैं ऐड कर सकती हूँ कि लोगों को लगता है फिर एक्सेल सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो आता है कि अभी 3 घंटे में एक्सेल सीख लो, एआई आ गया, फिर तो पैसे ही पैसे होंगे। तो एआई जो है ना, वो आपको हेल्प करता है, आपके काम को फास्ट कर देता है, लेकिन उसको भी तो चेक आप ही करोगे ना कि भाई वो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए एआई काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, फास्ट पेस कर देता है, लेकिन एक्सेल फिर भी आना चाहिए। तो हाँ, आप उसको सीखो साथ साथ में। ओके, अच्छा, मुझे डाटा एनालिस्ट के लिए एलिजिबल होना है, हाँ। उस फील्ड में मुझे कुछ एक्सेप्शनल करना है, तो उसके लिए मेरा माइंडसेट कैसा होना चाहिए? उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? रूटीन क्या होना चाहिए? माइंडसेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक एनालिसिस वाला माइंडसेट ना, वो कैसा होएगा कि हर एक चीज़ में इंसाइट निकालने की कोशिश करने वाला, कि अगर मेरे सामने डेटा है तो मैं इसको ईजिली रीडेबल कैसे बनाऊँ, ताकि बिकॉज रीड ही नहीं कर पाऊँगा तो कैसे समझूंगा, और फिर जो भी डेटा आपके सामने है उसमें क्या मैं इंसाइट निकाल सकता हूँ, पैटर्न्स को नोटिस करना। अगर आपको ये इजीली आ गया कि तो आप एक डेटा एनालिस्ट काफ़ी अच्छे बन सकते हो, बिकॉज डेटा को एनालाइज करना है, और एनालिसिस में पैटर्न फॉलोज करना, और साथ ही साथ में उसको रीडेबल बनाना, और साथ ही साथ में उसमें से इंसाइट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप स्केप्टिकल अप्रोच रखते हो ना किसी भी चीज़ को लेकर, आपके सामने डेटा आया और आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ गया कि अब मैं इससे कितनी ज़्यादा इंसाइट्स निकाल सकता हूँ, क्या क्या इससे कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि जो मोस्टली एआई टूल्स हैं दे आर पेड, तो आप पर्सनली कौन से फ्री टूल्स का यूज़ करते हो जिससे काम भी बहुत इजी हो जाए और जो हमारे यूजर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो? देखिए, बात तो सही है आपकी, क्योंकि अगर मैं कोपायलट की भी बात करूँ, इंटीग्रेशन एंड ईजी के लिए मैंने बात किया, तो वो भी एक्सेल 365 में आता है, तो पेड वर्जन हो गया। तो अगर आपको फ्री टूल इस्तेमाल करना है ना, तो यू कैन ईजिली गो फॉर एनी चैट बॉट। तो चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ करो, डीपसीक यूज़ करो, आप जेमिनाई यूज़ करो, गूगल जेमिनाई, एंड आप कोपायलट का भी वेब वर्जन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज वो फ्रीली अवेलेबल रहता है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बस वहाँ पर आपको प्रॉम्प्टिंग एकदम करेक्ट देना होगा। प्रॉम्प्टिंग के अंदर आपको अपने डेटा को डिफाइन करना होगा। अगर आपने इजीली और अच्छे से डिफाइन कर दिया ना, तो आपको वो सारे काम करके देगा। चाहे आप उससे VBA कोड लिखवा लो, चाहे उससे फॉर्मूलाज लिखवा लो, चाहे आप उससे कुछ भी करवा लो।
जी ओके एक बोनस एआई टूल मेरी तरफ से, गूगल एआई स्टूडियो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसमें बहुत सारे डिफरेंट जो एआई टूल्स हैं उनका एक कोलाज वहाँ पे बनाया हुआ है, एक स्टूडियो है पूरा, और वो पूरी तरह से फ्री है अभी, तो जब तक वो पेड ना हो जाए तब तक आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था इसे। एंड यू नो व्हाट, इसके अंदर टोकन्स मिलते हैं, मैंने इसमें चेक किया था, तो उसमें डेली बेसिस पे टोकन मिलते हैं। एंड वो टोकन का आप अमाउंट चेक करके आओगे ना, तो वो है 10,48,516 आई गेस। तो ये हमारे एक्सेल की रोज होती है इतनी। हाँ, तो बहुत अच्छे से आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। और कोई भी एआई टूल, एआई को आप एक चैलेंज की तरह ना ले करके उसे एक लर्निंग पाथ की तरह लीजिए, कि समय के साथ जैसे जैसे ह्यूमैनिटी इवॉल्व होती है ऐसे ही लर्निंग भी इवॉल्व होती है। तो सॉफ्टवेयर्स के अंदर एआई का इंटीग्रेशन जो है वो इवॉल्व होने का हिस्सा है। तो जितना जल्दी आप उसके साथ जुड़ेंगे, सीखेंगे, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट। Okay, now let's do a fun activity. It's a rapid fire. So are you ready for the rapid fire? Bring it on. That's great. Okay. कोई भी ऐसी फनी एक्टिविटी जो आज तक किसी भी स्टूडेंट ने आपके लाइव बैच में की है? हाँ, एक बार ऐसे हुआ था कि ऐसे कैमरा ऑन हुआ और मैं सामने आई तो एक स्टूडेंट एकदम से बोलता है, हाँ कितनी सुंदर लग रही हो मैम। हंसना शुरू कर दिया, तो वो बड़ा फनी था। ओके यस। जब कोई स्टूडेंट आपको लाइव क्लास में ये कहे कि ये तो बहुत मुश्किल है, सो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? हाँ, तो बस इसी को ही आसान बनाना है। एक्सेल में कोई ऐसा फीचर जिसमें आप स्ट्रगल करते हो? नथिंग। और कोई बोरिंग टॉपिक आ जाए तो कैसे डील करते हो? उसमें कुछ ना कुछ फनी एग्जांपल्स को ऐड कर दिया जाता है, फिर हो जाता है। पढ़ाते टाइम सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है? कुछ लोगों को आता है और कुछ लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से सीखना है, तो उन लोगों से वेट नहीं होता और उन्हें सब कुछ डिटेल में सीखना है, तो उसका बैलेंस बनाने का। Okay, now it's round 2. Being a content creator, number 1, scripting or impromptu? Impromptu. One video जिस पे आपको प्राउड फील होता है? मेरा 0 to Hero वाला जो वीडियो है ना, Excel वाला। हाँ 10 hours वाला, वो वाले में। Okay. One video जिस पे आपको रिग्रेट होता है? सच्ची सच्ची बता दूँ, हाँ बिल्कुल सच से बता दो। को-पायलट वीडियो, वो इतनी जल्दी में बना हुआ वीडियो है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस वीडियो के साथ जस्टिस नहीं किया। मैं थोड़ा और मेहनत करके मैं थोड़ा से और बेहतर और अच्छा बनाना चाहती थी। Okay. Are you a planner or last moment video creator? लास्ट मोमेंट वीडियो क्रिएटर, तभी वो को-पायलट वाला हुआ। तभी रिग्रेट हो रहा है। गुड वन। लेकिन मेरे सारे वीडियो से लास्ट मोमेंट में बनते हैं। अगर YouTube के ऊपर आपको कोई रिएक्शन ऐड करना हो, लाइक डिसलाइक को छोड़ के, तो आप कौन सा रिएक्शन ऐड करना चाहोगे? ऐसे बहुत सारी वीडियोस को देखकर और कभी-कभी ऐसे ही मुझे बहुत बार ऐसा लगता है 2 रिएक्शंस करें, एक बार तो हा 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 वाला और एक ना ऐसे देखने वाला। वो वाला। Okay, ठीक है। So now come to the last round and this is personal, quite personal. ओके। Reels or shorts? दोनों में सेम कंटेंट जा रहा है मेरा, बोथ। Okay. AI or manual? AI। Monday motivation or Saturday parties? Of course, Saturday parties। Short videos or long tutorials? Short videos। Short videos. और चश्मा कहाँ पहनते हैं? सीरियसली बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। यहाँ पे। Okay. अच्छा लगता है वो ऐसे। Okay, ठीक है। This is your gift. You won the. थैंक यू। You're most welcome. पानी देना है इसमें डेली? उगेगा नहीं? हाँ बिल्कुल, फ्लावर्स भी है इसमें। थैंक यू, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ। मेरी परफ्यूम क्या नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट Q&A। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और आगे आने वाले टाइम में आप किन किन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर ऐसे Q&A चाहते हैं, कैरियर ओरिएंटेड चाहते हैं या सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड चाहते हैं या किसी डेजिग्नेशन ओरिएंटेड चाहते हैं, तो जो भी होगा लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम बहुत कुछ आगे भी आपके लिए क्रिएटिव लाने वाले हैं। तो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी तरह के कंटेंट के लिए मेक श्योर टू शेयर आवर कंटेंट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।